हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज हम लोग बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है फेजर डायग्राम और ट्रांसफार्मर के बारे में। ये बहुत ही अवेटेड लेक्चर था और कई लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, फेजर डायग्राम आपके लिए ट्रांसफार्मर में आना ही चाहिए आपको। अगर आप गेट के क्वेश्चन देखते हो या फिर कोई भी एग्जाम देते हो तो वहाँ फेजर डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन अच्छे आते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए। इस लेक्चर के अंदर पूरी तरीके से हम लोग का जो फोकस रहेगा वो ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम पे रहेगा। लेकिन यहाँ जो तुम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखोगे फेजर डायग्राम बनाने का, इसको आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया में कहीं पे भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर फेजर डायग्राम पे आता है तो तुम इस लेक्चर में जो पार्ट्स मैं आपको सिखाऊंगा, तरीका बताऊंगा, उससे वहाँ वो क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। चाहे वो अल्टरनेटर क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके नेटवर्क का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, फेजर डायग्राम से इस लेक्चर के देखने के बाद आप फेजर डायग्राम का हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या क्या सीखने, लेक्चर देखने के बाद क्या क्या चीजें आप कैपेबल हो जाओगे। सबसे पहली चीज, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जान जाओगे ड्रॉ करने का फेजर डायग्राम। दूसरी चीज, फेजर डायग्राम आइडियल ट्रांसफार्मर का और नो लोड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, ये दो फेजर डायग्राम इस लेक्चर के बाद आप लोग सीख जाओगे बनाना। इसके अलावा जो लोडेड डायग्राम है, यानी कि जब हम लोड कर देंगे ट्रांसफार्मर को आर से, आरएल से, आरसी से, इन सबको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे करके टैकल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्टेप वाइज बताता हूँ। तो अगर आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 7 स्टेप्स। ये मेरे अपने स्टेप्स बनाए हुए हैं। ये 7 स्टेप्स का एक प्रोसीजर है जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। और ये 7 स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप इसी सीक्वेंस में फॉलो करने हैं और लास्ट में आपका एक परफेक्ट फेजर डायग्राम तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, राइट कंडीशंस। राइट कंडीशंस, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको जिस भी टॉपिक का फेजर डायग्राम बनाना है उसकी कंडीशन लिख ली। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा, एग्जांपल के तौर पे कह सकता हूं, हमने एग्जांपल लेते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड। नो लोड, ठीक है। तो देखो, नो लोड पे बनाना है तो नो लोड की क्या कंडीशंस होती हैं। नो लोड का मतलब क्या होता है, I2 इक्वल टू 0 हो जाता है। इसी तरीके से आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या हुआ, आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब हो गया कि जो लॉसेज हैं वो 0 हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके की बेसिक चीजें जो है, जो कंडीशंस तुम्हें दी गई हैं, ठीक है, फॉर तो वो चीजें आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप है आपका ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट। ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर ऑलरेडी मैं लेक्चर्स ले चुका हूं, आपने उसको देख चुके होंगे ऑलरेडी, आपने ये चीज डिस्कस कर ली होगी, पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप एक बार पुराने लेक्चर सीरीज में देखते आए, क्योंकि जब आप सीरीज में लेक्चर देखते हो तो हर चीज तुम्हारी जुड़ती चली जाती है, पॉइंट्स कनेक्ट होते चले जाते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूं मैं। तो पहला स्टेप, कंडीशन लिखो, यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड। सेकंड स्टेप, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लो। जो भी सर्किट, जिस भी चीज का तुम्हें बनाना है उसका इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास होना चाहिए। नाउ थर्ड स्टेप आ जाता है, राइट ऑल क्वांटिटीज। राइट ऑल क्वांटिटीज टू बी मेंशन्ड इन फेजर डायग्राम, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है इसके अंदर आपको थर्ड पॉइंट में क्या करना है, वो सारी क्वांटिटीज जो तुम्हें फेजर डायग्राम में मेंशन करनी, उन सबको आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल के तौर की बात की जाए तो जैसे वोल्टेज हो गया V1, V2 हो गया, E1 हो गया, E2 हो गया, ऐसे करके बहुत सारे। अभी हम लोग, जब मैं आपको ये एग्जांपल बताऊंगा, नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, तो उन सब में हम लोग ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी आप केवल समझते जाओ। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट में आपको सारी क्वांटिटीज जिनको भी आपको फेजर डायग्राम में मेंशन करना है उन्हें नोट कर लेना है, ठीक है। नाउ आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट आता है आपका एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, ठीक है। एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक रिलेशन सेटअप करना है, ठीक। फॉर एग्जांपल, आपने अभी थर्ड स्टेप में क्या करा था, क्वांटिटीज लिखी थी, जैसे V1, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंने V1, E1, E2, V2, I2, ऐसे करके आपने बहुत सारी क्वांटिटीज लिखी हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, जैसे E2 और E1 के बीच में क्या रिलेशन है, V2 E2 के बीच में क्या रिलेशन है, V1 E1 के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। I2 V2 के बीच में क्या रिलेशन है, ये सारी की सारी, यानी कि आपको रिलेशन जो है वो यहाँ पे सेटअप करना होगा। किसके टर्म्स में, बोथ इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में और फेज के टर्म्स में, दोनों। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि भाई जो वोल्टेज है V, एक V1 वोल्टेज है और मान लेते हैं I1 करंट है,
ठीक है, ये दोनों के दोनों वोल्टेज जो इनका मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है और फेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। तो मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज V1 I1 या फिर कह सकते हैं E1, तो मैग्नीट्यूड वाइज इनके बीच में क्या रिलेशन है, और फेज वाइज यानी कि V1 जो है वो लीड कर रहा है E1 से, ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि तुम्हें दोनों चीजें मेंशन करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। रिलेशन सेटअप करने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से सेटअप करना होता है, और सारे अगर आपने इक्विवेलेंट सर्किट को अच्छे से समझा है, वर्किंग को अच्छे से समझा है, लॉसेस को अच्छे से समझा है, तो ये पार्ट आप इजीली कर लोगे। पर यहाँ पे गलती होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो यहाँ बहुत ध्यान से हमें काम करना है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट जो है इसके अंदर हमने एस्टेब्लिश करना है रिलेशन, थर्ड पॉइंट के जो हमने पॉइंट्स नोट किए थे, ठीक है, ये हो गया, 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। नाउ फिफ्थ पॉइंट आ जाता है। फिफ्थ पॉइंट बहुत सिंपल है। मैं जनरली इसके अंदर हम लोग बात करेंगे सेलेक्ट द रेफरेंस, सेलेक्ट रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस सेलेक्ट करना है, तो देखो मैं जनरली क्या करता हूं, फाइव को रेफरेंस लेता हूं फेजर डायग्राम में बनाने के लिए। आप वोल्टेज को भी ले सकते हैं, करंट को भी ले सकते हैं। रेफरेंस मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसे आप एक्स एक्सिस पे मार्क करोगे। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द जीरो एक्स एक्सिस, ये हमारा, तो यहाँ पे जिसे रेफरेंस लोगे उसे आप जीरो पे मार्क करोगे, ठीक है। तो अगर वोल्टेज ले रहे हो तो वोल्टेज को आपने जीरो पे मार्क कर दिया, यानी 0 डिग्री पे, और उसके बाद करंट को मार्क करा, तो जैसे करंट आ गया यहाँ पे, ये लीडिंग करंट हो गई, ठीक है, यहाँ आ गई तो लैगिंग करंट हो गई, इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो जिसको भी रेफरेंस ले रहे हो, बहुत सारी बुक्स में वोल्टेज को रेफरेंस लिया जाता है, बहुत सारी बुक्स में करंट को रेफरेंस लिया जाता है, कई बुक्स में फ्लक्स को रेफरेंस लिया जाता है। तो मैं जो है वो फ्लक्स को रेफरेंस ले रहा हूं, मैं लूंगा, ये आने वाले समय में आपको बता दूंगा, इससे मेरा तरीका है इसको बनाने का। सारे डायग्राम अपनी जगह सही, रेफरेंस तुम कोई भी ले लो, उससे कोई मैटर नहीं है, बस ये है कि जो रेफरेंस लोगे उसी के हिसाब से सारी क्वांटिटीज आपस में एडजस्ट करेंगी, ठीक है। तो रेफरेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर आपने रेफरेंस जो लिया है उसी के हिसाब से सारी क्वांटिटीज अपने आप शिफ्ट हो जाएंगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके, आगे चलते हैं, 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। 6 पॉइंट क्या है, कनेक्ट द डॉट्स। नाउ कनेक्ट दी डॉट्स, यानी कि जो भी तुमने ऊपर चीजें सीखी हैं उन सबको कनेक्ट करना है, और आपके पास एक फेजर डायग्राम इस तरीके से समथिंग V1 E1 5M ऐसे करके सर्टेन टाइप का एक फेजर डायग्राम तुम्हारे पास आ जाएगा। तुमने जो भी सीखा है, यानी कि जो भी रिलेशन सेटअप करे थे और जो भी क्वांटिटीज मार्क करी हैं, आपको उन्हीं का इस्तेमाल करते करते ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड लास्ट में सेवंथ स्टेप जो है वो है इसके अंदर मार्क दी एंगल्स, मार्क दी एंगल्स, यानी कि जब तुमने ये ड्रॉ कर लिया तो भाई ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, या फॉर एग्जांपल दिस वन इज द करंट, तो ये एंगल क्या होगा, ठीक है। तो एंगल मार्क कर दो, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल पॉइंट है, एडिशनल अच्छे नंबर लाने के लिए, या अगर एडिशनल क्वेरी पूछी जाती है, पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है कि भाई इतना एंगल, इसके बीच में कितना एंगल होगा, या फेज एंगल क्या होगा, हिस्टैरिसीस एंगल क्या होगा, तो वो सब यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 7th स्टेप का प्रोसेस है, 7 स्टेप्स का एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है कंडीशंस क्या है, कि भाई ट्रांसफार्मर है, आइडियल है कि प्रैक्टिकल है, लोड है कि नो लोड है, ये सब कंडीशन लिख लेनी है। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेना है, ये मैं बता चुका हूँ। थर्ड पॉइंट, आपको सारी क्वांटिटीज मेंशन करनी है जो फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करनी है। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो सारी क्वांटिटीज, ये जो मैं लिखा है ना ऑल क्वांटिटीज, ये बेसिकली वो क्वांटिटीज होती हैं जो साइनसॉइडली वेरी करती हैं, यानी कि साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज होंगी। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो वेरी नहीं कर रही होगी वो उस फेजर डायग्राम में एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि फेजर डायग्राम जो होता है वो साइनसॉइडली वेराइंग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। और स्टेडी स्टेट में, ठीक है, तो यानी कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो साइनसॉइडली वेरी नहीं कर रही है उसको हम लोग फेजर डायग्राम में मार्क नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? आगे चौथा पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर हमें एस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप, यानी कि V1 E1 E2 V2 और I2 E2 इन सब के बीच में जो हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट के अंदर जो हमने सारे पॉइंट कनेक्ट करे थे, लिखे थे, जिनको हमें मार्क करना था थर्ड पॉइंट के अंदर, उन सबको यहाँ पे चौथे पॉइंट में उनके अंदर हमें क्या करना है, रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है रेफरेंस सेट करना। मैं अपने लेक्चर्स में 5M रेफरेंस लूंगा, आप कोई भी रेफरेंस ले लेते हो, किसी भी बुक में कोई भी रेफरेंस दे रखा होता है तो वो आपको फिफ्थ पॉइंट में सेलेक्ट कर लेना है। 6 पॉइंट में इन सबको करने के बाद छठा पॉइंट आता है, जो तुमने तीसरा चौथे पांचवें पहले दूसरे पॉइंट में जो भी सीखा है उन सबको कनेक्ट करते हुए फेजर डायग्राम ड्रॉ करना। एंड 7th पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर हमें एंगल मार्क करना है, ठीक है, यानी कि जो भी आपने फेजर डायग्राम ड्रॉ करा है उसका एंगल आप मार्क करोगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर, यानी कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, फेजर डायग्राम बनाने जा रहे हैं, फेजर डायग्राम ऑफ, ठीक है, हैशटैग फेजर डायग्राम किसका बनाना है, हमें बनाना है आइडियल ट्रांसफार्मर का, आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड,
क्लियर हो रहा है? ये हमारा फेजर डायग्राम मुझे बनाना है इसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी, आइडियल डायग्राम एट नो लोड बनाना है। तो पहला स्टेटमेंट, सबसे पहला वर्ड, ठीक है, पहला काम क्या था? पहला था आपका राइट कंडीशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कंडीशंस लिखनी। कंडीशंस हमने देखो यहां दे रखा है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या मतलब हो गया? यानी कि लॉसेस जीरो होंगे, लॉसेस तुम्हें जीरो हो जाएंगे। लॉसेस का मतलब क्या हुआ? R1 की वैल्यू कॉमा R2 की वैल्यू कॉमा XL1 की वैल्यू कॉमा XL2 की वैल्यू, इन सब की वैल्यू जीरो हो जाएंगी। RC की वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी। XM जो होगा, XM हमें जो कोर हम लोग बनाते हैं वो नहीं लेंगे, ठीक है। और ठीक, ये चीज हो गया। प्लस हमने क्या लिखा है, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो आती है इसमें परमेबिलिटी, ठीक है। तो परमेबिलिटी जो होगी, परमेबिलिटी वो कितनी होगी? इन्फानाइट होगी। तो इसका मतलब IM जो होगा वो लगभग इक्वल होगा जीरो के, बहुत स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। दूसरा आ जाता है, दूसरी कंडीशन दे रखी नो लोड। अब नो लोड कंडीशन का क्या मतलब हो गया कि I2 इक्वल टू जीरो हो जाएगी। I2 जीरो है तो I1 डैश भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा, और I1 डैश जीरो है, ये सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो I1 में जो करंट फ्लो करेगी वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी I0 के नो लोड करंट के, जो कि किसकी इक्वल होगी? IM के, मैग्नेटाइजिंग करंट के, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस कहाँ से हैं? ये इसके लिए मैंने आपको फेजर डायग्राम से पहले इक्विवेलेंट सर्किट आपको पढ़ लेने हैं, और एक लेक्चर मैंने डाला था आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बीच में डिफरेंस से क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पे पढ़ के आनी, तभी यहाँ पे पहला स्टेप, वरना आप नहीं कर पाओगे, पहला ही स्टेप आपका फेल हो जाएगा अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप आ जाता है। सेकंड स्टेप तो हमने ये मार्क कर लिया कि भाई क्या क्या कंडीशंस दी हुई थी। सेकंड आ जाता है, हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, ठीक है। तो ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखो भाई, इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग जानते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग, ठीक, आइडियल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बहुत सिंपल होता है। ये कपलिंग दिखा रहा है, ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये V1 वोल्टेज हो गया, यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज E1 आएगा, म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज E2 आएगा, और आउटपुट में मुझे V2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे करंट फ्लो कर रही होगी I1, करंट फ्लो कर रही होगी, ठीक, ओके। क्योंकि लॉसेज नहीं है तो I1 ये हो गया, यहाँ पे I1 इक्वल टू IM इक्वल टू I0, ठीक है। यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट जो होगी वही फ्लो कर रही होगी, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट की, और वही तुम्हारी नो लोड करंट ही होगी इसके अंदर, ठीक। अच्छा, अब पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं। पोलैरिटी मार्क अगर करना चाहें, ठीक, पोलैरिटी तो देखो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, इतनी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। नाउ कई लोगों के पास ये डाउट होगा कि इसमें मैंने पोलैरिटी इनको ये मार्क क्यों करी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ जो पोलैरिटी मार्क करी है प्लस माइनस, और E1 की जो पोलैरिटी है वो प्लस माइनस, इस तरीके से मार्क क्यों करी है। मैं जानता हूँ आपके मन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डाउट होगा, पर इस डाउट को मैं आपको अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा। एक बड़ा ही स्पेशल लेक्चर मैंने तैयार किया है इस डाउट के लिए, क्योंकि इसमें गेट पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, और बहुत जगह बुक्स में फेजर डायग्राम दो तरीके से बनाया जाता है, कन्वेंशन 1 और कन्वेंशन 2 से, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर मैं कन्वेंशन 1 से आपको सिखा रहा हूं। कन्वेंशन 2 को सीखने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा, वहां पे मैं ये डाउट क्लियर करूंगा। अभी आप केवल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए प्रोसेस, ठीक। यहाँ पे आपको अभी दिमाग नहीं लगाना, ये दोनों चीजें कन्वेंशन 1 और कन्वेंशन 2 मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया वोल्टेज प्लस माइनस, देन देयर इज द माइनस प्लस, ये आपने पूरा मार्क कर लिया यहाँ पे, ठीक। अब ये चीज क्लियर हो गई, नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि हमारा थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप में हमें वो सारी क्वांटिटीज मार्क करनी जिनका फेजर डायग्राम बनाना है, ठीक। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए, यानी थर्ड स्टेप में नेक्स्ट पेज पे नोट करता हूं, थर्ड पॉइंट, ठीक। तो हमने क्या क्या चीजें मेजर करनी, हमें एक तो मेंशन करनी फेजर डायग्राम में, तो हमें फेजर डायग्राम मेंशन करना V1 वोल्टेज, ठीक है, E1 वोल्टेज, V2 वोल्टेज, E2 वोल्टेज, I1 करंट, ठीक है, I2 तो जीरो है, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया, प्लस फ्लक्स phi m मेंशन करना है मुझे, क्लियर हो गया। यहाँ पे phi m कहाँ होगा, यहाँ पे phi m फ्लक्स म्यूचुअली लिंक होगा, ठीक, ओके। और एक करंट और थी IM हो गई, ठीक है, I0 हो गई, देखो ये सब तो है, IM, I0, I1, V1, E1, E2, V2, और एक इनके बीच का फ्लक्स, म्यूचुअली फ्लक्स, यानी कि phi m, क्लियर हो गया। अगर आप phi m बनाना भूल रहे हो तो ये मान के चलो यहाँ पे phi m कह दो इसे, जिससे कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये phi m आ गया, ठीक। ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। अब फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, मुझे इनके बीच में रिलेशन सेटअप करना है, ठीक है। तो रिलेशन सेटअप करने के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सिंपली सी रूल लगाएं तो हम लोग क्या देख सकते हैं, V1 प्लस E1 इक्वल टू जीरो। भाई सिंपल सा रूल अगर लगा दिया जाए KVL, तो V1 प्लस E1 इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको और सॉल्व करें तो V1 इक्वल टू आ गया माइनस का E1। एक तो मेरे पास पॉइंट ये आ गया, बहुत ध्यान से समझते रहना।
अभी जो मैं बता रहा हूँ आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो। लास्ट में मैं इस लेक्चर में प्लस जो आने वाले लेक्चर हैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपको बस मेरे साथ बने रहना है, ठीक। तो v1 प्लस ई वन इक्वल टू ये आ गया 0। देखो यहां से ये तो होगा v1 प्लस ई वन इक्वल टू 0। नेट पोटेंशियल क्या होगा, v1 प्लस ई वन है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया v1 इक्वल टू माइनस का ई1 निकल के आ गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये हो गया v1 और e1 के बीच का रिलेशन, सही। अब φm के बात कर लें तो φm जो होगा ये किससे आ रहा है, ये आ रहा है मैग्नेटाइजिंग करंट im से, ठीक है। और im किसके बराबर है, ये इतना समझ में आ गया। अभी बताता हूँ किसके बराबर है। φm आएगा im की वजह से, और क्योंकि हम लोगों ने क्या रखा है, परमेबिलिटी जो ली हुई है, परमेबिलिटी आइडियल ट्रांसफार्मर तो इनफाइनाइट है, तो जो im की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगी, यानी कि im की जो वैल्यू होगी वो बहुत बहुत छोटी होगी φm से, ठीक। तो एक पॉइंट ये निकल के आ गया। थर्ड पॉइंट इसी के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट एक और किसके बीच में रिलेशन, यानी कि हमने क्या करा, φm और im के बीच में रिलेशन निकाल लिया। अब i1 i0 को देख लेते हैं, तो i1 जो होगा इक्वल होगा i0 के और इक्वल होगा im के, ठीक। यानी कि i1 im और i0 इन सब के बीच का रिलेशन हो गया, ठीक है। और क्या रिलेशन बचा भाई, v2 e2। तो देखो e1 इक्वल होगा v1 के, ये तो मैंने यहाँ बता ही दिया, ये चीज निकाल ही ली हम लोगों ने। e1 कॉमा e2 ये क्या होंगे, 90 डिग्री लैग करेंगे φm से। ये भी मैंने आपको लेक्चर डेरिवेशन बताया था, जो हमने डेरिवेशन करा था वहां पे हमने देखा था कि जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है, इक्वल टू माइनस का dy/dt करके सॉल्व करा था, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेप अप अगर ट्रांसफार्मर ले रहे हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए तो E2 ग्रेटर होगा E1 से, ठीक है। और अगर स्टेप डाउन ले रहे हो तो E2 छोटा होगा E1 से, ठीक है। तो मैं जो है मैं ये वाला प्रोसेस ले रहा हूँ, यानी कि E2 ग्रेटर स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ इस पूरे लेक्चर में बनाने के लिए, ये नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, यानी कि इनके बीच में भी रिलेशन आ गया, E1 और E2 के बीच में रिलेशन हो गया। अब V2 बचा रह गया, ठीक। तो V2 हम यहां से देख सकते हैं, ये देखो V2 के लिए अगेन अब इस पर्टिकुलर लूप में आप KVL लगा लो, तो V2 कितना होगा, V2 बराबर हो जाएगा तुम्हारे E2 के, ठीक। तो यानी कि एक पॉइंट और निकल के आ गया कि E2 इक्वल हो जाएगा V2 के। समझ में आ गया। तो सारे पॉइंट कनेक्ट हो गए, देखो सारी चीजें हमने कनेक्ट कर ली हैं, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो सारे के सारे हमने यानी कि चौथा पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। नाउ फिफ्थ पॉइंट था कनेक्ट दी डॉट, सॉरी रिफरेंस। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास रिफरेंस सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो रिफरेंस क्या ले रहा हूं मैं, ये मैं बता चुका हूं। रिफरेंस हम ले रहे हैं φm को, मैं φm को रिफरेंस लेके सॉल्व करूंगा पूरा डायग्राम, ठीक है। तो अब लास्ट पॉइंट यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, लास्ट से पहला वाला, सेकंड लास्ट, कनेक्ट दी डॉट। इसके अंदर हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने जो भी चीजें तुम्हें यहाँ पे लिखी हैं उन सबको आपको यहाँ पे मार्क करते चले जाना है, ठीक। सबसे पहले हमें क्या करना है, रेफरेंस ले लेना है φm, ठीक है। तो ये मैंने रेफरेंस ले लिया φm, ठीक। अब मैंने क्या सीखा था कि जो φm है और im ये सेम फेज में रहेंगे, यहाँ पे ये बात भी लिख लो। φm किसकी वजह से आ रहा है, im की वजह से आ रहा है, और ये क्या होंगे, सेम फेज में रहेंगे, क्योंकि करंट से ही फ्लक्स बनता है, करंट से ही फ्लक्स बनता है। तो ये चीज याद रखना, im और φm सेम फेज में रहेंगे। और क्या चीज मैंने सीखी, im की वैल्यू बहुत छोटी होगी φm से, तो im और φm ये हो गया im और φm, यानी कि im और φm सेम फेज में होंगे। देखो सेम फेज में आ गए, ये रेफरेंस पॉइंट है। और im की वैल्यू बहुत छोटी होगी φm से, क्योंकि हमने क्या लिया, इनफाइनाइट परमेबिलिटी की कोर ली है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि हमने क्या करा है, ये वाला पॉइंट बना लिया, ठीक। जो जो पॉइंट तुम बनाते जाओगे वो पॉइंट पे टिक करते चले जाओगे, तो इससे कोई चीज भूलोगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इसको देखते हैं, E1 और सॉरी ये I1 I0 IM को देखते हैं। इस वाले पॉइंट को मार्क करो, तो I1 I0 IM को देखोगे तो IM की वैल्यू इक्वल आ जाएगी I0 के, और यही इक्वल है I1 के, यानी कि ये भी ड्रॉ हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। इस पॉइंट पे आ जाते हैं, E1 और E2। तो देखो E1 और E2 यहाँ पे क्या दे रखा है, E1 E2 90 डिग्री लैग करेंगे φm पे, ठीक। तो E1 E2 90 डिग्री लैग करा देते हैं φm से, तो ये आ गया तुम्हारे E1 90 डिग्री लैग ऐसी करेगा। फिर पुराने लेक्चर्स में हमने बताया हुआ है कि लैग कैसे करते हैं हम लोग। तो E1 लैग कर रहा है 90 डिग्री φm से, और E2 भी लैग कर रहा है 90 डिग्री φm से, लेकिन ठीक है, ये दोनों चीजें देखो 90 डिग्री φm से लैग कर रही हैं। ओके, ये वाला पॉइंट हो गया। लेकिन क्योंकि मैंने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिया है तो E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा होगी, ठीक। तो इसको भी मार्क कर लो, तो यानी कि जो E2 होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन कौन ज्यादा होगा, E2 ज्यादा होगा, ठीक है। ये क्यों है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले रहा हूं मैं, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लोग ले रहे हैं इसलिए ऐसा है, ठीक है। यानी कि ये चीज हो गई। तो यहां से सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। एक पॉइंट ये रह गया, इसको मार्क कर लेते हैं, V1 इक्वल टू माइनस E1, ठीक है। तो भाई देखो तुमने E1 यहां बनाया था, E1 का माइनस E1 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस E1,
ये हो गया -E1 और ये इक्वल है वोल्टेज के यानी कि V1 के, तो ये हो जाएगा V1। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा V1। समझ में आया? क्लियर हुआ? आपने देखो क्या करा था, E1 ड्रॉ करा था और हमने जब इक्वेशन लगाई थी KVL की तो मैंने देखा था V1 इक्वल टू माइनस का E1 होता है, तो वही चीज आपने यहाँ ड्रॉ करी, V1 इक्वल टू माइनस का E1, यानी कि E1 अगर नीचे है तो -E1 कहाँ होगा, ऊपर होगा। सीधी सी बात है भाई, अगर कोई प्लस V नीचे है तो -V कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो वही चीज मैंने क्या करा है, प्लस E1 अगर नीचे था तो -E1 कहाँ होगा, ऊपर होगा। ये मार्क कर दिया, ऊपर आ गया -E1 और वो इक्वल टू हो गया V1 के। यहाँ से ये क्वेश्चन भी यानी कि वेरीफाई हो गई। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई, ये सारे पॉइंट ड्रॉ हो गए। नाउ लास्ट पॉइंट है E2 इक्वल टू V2। ठीक है, तो यहाँ E2 जो होगा वो किसके बराबर है, ये V2 के बराबर होगा। ठीक है, 6 पॉइंट यानी कि सारे के सारे पॉइंट मैंने मार्क कर दिए, इस पे भी टिक लगा देता हूँ। ये सारे पॉइंट हमने इसमें बना दिए। लास्ट पॉइंट आ जाते हैं, यानी कि जो हमने बनाने में सीखा था 7 पॉइंट। अब हमें क्या करना है, एंगल बनाना है, ड्रॉ दी एंगल। तो देखो भाई, एंगल की बात करी जाए, क्योंकि ये कौन सा आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, अल्फा 0 होगा। ठीक है, जब अल्फा 0 है तो यहाँ पे कुछ एंगल बनाने की जरूरत नहीं, ये वाला एंगल बस हम बना देंगे। तो V1 और I1 इसके बीच का एंगल क्या होता है, θ1 होता है। मैंने बताया था पावर फैक्टर एंगल होता है VI cos थीटा। तो यानी कि V1 I1 के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये होगा पावर फैक्टर ऑफ प्राइमरी, यानी कि थीटा क्या है, पावर फैक्टर एंगल हो गया प्राइमरी का। ठीक, तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम, आपके सामने तैयार है। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाने जो मैंने आपको बताए हैं। और देखिए तुम्हारे सामने पूरा का पूरा फेजर डायग्राम बन के तैयार हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बस जो पोलैरिटी का डाउट है, यानी जो कन्वेंशन मैंने ली है, फर्स्ट कन्वेंशन से इसमें बताया है, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में चीज क्लियर करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक गेट का क्वेश्चन भी आपके लिए करवाऊंगा मैं, और तब आपको ये चीज क्लियर होंगी। अभी आपको जो इक्विवेलेंट सर्किट मैंने यहाँ पे जिस पोलैरिटी के साथ बनाया है, सेम पोलैरिटी के साथ आपको इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो बनाते चले जाना है, और आपको इस तरीके का फेजर डायग्राम क्लियर आ जाएगा पिक्चर में। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप ये समझ में आ गई होगी। नाउ एक केस और लेते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको और करके दिखाता हूं। अब की जो केस ले रहे हैं, हैशटैग फेजर डायग्राम लेंगे। अब की फेजर डायग्राम हम लोग बनाएंगे किसका, हम बनाएंगे इस बार प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड। ठीक है, इस बार हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे और सीखेंगे क्या क्या चीजें हैं। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप हमेशा ये 7 स्टेप ही फॉलो करने हैं आपको। पहला स्टेप, ठीक है, आइडियल ट्रांसफर समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकल बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है, हमें दे रखा है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर लॉसेज होंगे, यानी कि R1 होगा, R2 होगा, XL1 होगा, XL2 होगा, जो इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाओगे, प्लस RC होगा, XM होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस बार मार्क करनी है, प्लस अल्फा एंगल भी होगा इस बार। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग को मार्क करनी है। नेक्स्ट क्या करना है, नो लोड पे है तो नो लोड का मतलब क्या हुआ, I2 इक्वल टू 0 होगा। I2 0 है तो क्या होगा, I1 डैश भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें 0 होंगी। और अगर ये सब 0 हैं तो यानी कि जो I1 करंट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, नो लोड करंट के बराबर हो जाएगी। ये सारी चीजें तुम्हें केवल नाम देखते ही देखो पता चल जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, ओके। सेकंड स्टेप था हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट को हमें बनाना है। ठीक, तो जब तुम्हें ये बेसिक चीजें पता चल गई तो यहाँ से इक्विवेलेंट सर्किट बड़ा इजीली बन जाएगा। बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट को भी। तो देखो यहाँ पे हमने मार्क करा, रेजिस्टेंस R1 हो गया वाइंडिंग का, देन वाइंडिंग का लीकेज JXL1 हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे कोर आ जाएगी, कोर का रेजिस्टेंस हो गया, कोर रेजिस्टेंस RC, यहाँ पे कोर का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट JXM। ठीक है, यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया, ये कोर एलिमेंट आपका V1 आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, ये आ गया तुम्हारा सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कपलिंग होगी। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 वाइंडिंग का, और JX लीकेज 2, और यहाँ पे तुम्हें मिलेगा वोल्टेज V2। ठीक है, यहाँ V2 मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, E1 मिलेगा, और यहाँ पे E2 मिलेगा। ठीक है, म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज। ठीक, पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने ऐसे क्यों मार्क करी हैं और इनका क्या असर पड़ेगा, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर। ये जो सब सारी चीजें सीखी जाएंगी। अभी आपको केवल क्या करना है, यहाँ पे जो मैं पोलैरिटी मार्क कर रहा हूँ उसकी तरह आपको पोलैरिटी मार्क करनी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर मैंने बना दिया है। नाउ अब सबसे पहले करंट मार्क कर लेते हैं। तो भाई करंट कैसे चलेगी,
करंट देखो यहाँ पे, क्योंकि I2 जो है यहाँ पे क्या I2 इक्वल टू 0 है, कोई करंट तो है नहीं। जब I2 0 है तो यहाँ पे फ्लो होने वाली I1 डैश भी 0 हो गई, I1 डैश 0 हो गई। यहाँ पे करंट क्या है, तो ये करंट मांग रहा होगा IM करंट मांग रहा है, ठीक है। और ये वाली जो मांग रहा है, ये करंट मांग रहा है IC करंट मांग रहा है, ठीक। तो ये दो करंट मांगी जा रही हैं, ओके। अगर ये दो करंट आपकी मांगी जा रही हैं देन ठीक है, तो ये हमने पोलैरिटी मार्क कर दी है, सिंपली IC/IM की पोलैरिटी मार्क हो गई। अब क्योंकि IC/IM ये है तो यहाँ से जो टोटल करंट मांगी जाएगी वो I0 मांगी जाएगी, ठीक, नो लोड करंट। और ये सब मिला के यहाँ पे जो टोटल करंट मांगी जाएगी सप्लाई से वो होगी I1, ठीक। तो ये हो गया, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट हमने तैयार कर दिया है। किस चीज का हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड का, ठीक, ओके। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली है, मैंने यहाँ पे लिखा है नो लोड केस, नो लोड। तो नो लोड के बारे में एक बात जो और खास बात होती है जो आपको यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि नो लोड के अंदर जो करंट ड्रॉ होती है वो क्या होती है, I0 होती है। और ये चीज मैंने आपको लेक्चर्स में बताई है कि I0 जो होती है नो लोड करंट, वो कितना होता है 2 to 6% होती है केवल फुल लोड करंट की, I फुल लोड, यानी कि फुल लोड में जितना ट्रांसफार्मर मांगता है उसका 2 से 6%, यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब क्योंकि नेग्लिजिबल अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, नेग्लिजिबल अमाउंट की करंट है, तो इसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I0 R1 और I0 JXL1, ये जो वोल्टेज ड्रॉप हैं ये भी क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। याद रखना ये भी नेग्लिजिबल ही होंगे। अभी मैं आपको जब केवीएल इक्वेशन आगे लिखाऊंगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, दो पॉइंट ड्रॉ हो गए, ठीक। ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया ये मैं अभी डिटेल में फिर से डिस्कस करूंगा जब यहाँ पे समझाऊंगा, इनका कनेक्ट करूंगा, यानी कि रिलेशनशिप जब हम लोग सेटअप करेंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमारे पास है, थर्ड पॉइंट, हमें क्या करना है, सबके डॉट्स कर, वो सारी चीजें मेंशन करनी है जो भी मुझे फेजर डायग्राम में डालनी है, उन सबको लिखना है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें डालनी है, तो हम डालेंगे भाई V1 वोल्टेज, देन V2 वोल्टेज, देन E1, देन E2, phi-m, IM, IC, I0, I1, I2 तो 0 है, ठीक है, I1 डैश भी 0 है, I2 भी 0 है, इसको नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है। तो लगभग जो साइनसॉइडली वेरिंग जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ये सब की सब क्या है, साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज हैं, यानी कि साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज। याद रखना, केवल वही लिखोगे, XR ये सब नहीं लिखना है, वेरिंग क्वांटिटीज। क्योंकि देखो कोई भी होगा, इंडक्टर है या रेजिस्टर है, ये क्या होते हैं, ये साइन के साथ वेरी नहीं करते, साइनसॉइडली वेरी नहीं करते, तो इसीलिए इनको नहीं लिखना है, केवल वो क्वांटिटीज जो साइनसॉइडली वेरी करनी। तो अब चौथा पॉइंट आ जाता है, इन सब के बीच में कनेक्शन बनाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना है हमें इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, phi-m, ठीक है। phi-m किसकी वजह से आ रहा था, phi-m आता है IM की वजह से, ठीक है। अब क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो परमेबिलिटी होती है वो हाई होती है, इन्फानाइट नहीं होती, जबकि आइडियल में क्या थी, इन्फानाइट परमेबिलिटी थी, ठीक। तो परमिबिलिटी हाई होने का क्या मतलब हुआ कि IM जो होगा वो छोटा तो होगा phi-m से, ठीक है, लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा। आइडियल केस में मैंने आपको याद करो अभी पीछे ही मैंने बताया था, तो उस केस में IM बहुत बहुत छोटा आया था phi-m से, यानी कि लगभग 0 था। लेकिन प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकल केस में IM जो होगा छोटा होगा phi-m से, लेकिन 0 या बहुत छोटा नहीं होगा, क्योंकि परमिबिलिटी हाई है, इन्फानाइट नहीं है। तो ये हो गया, ठीक। और क्योंकि IM की वजह से ही phi-m आ रहा है तो ये क्या होंगे, सेम फेज में, सेम फेज में होंगे। तो एक पॉइंट ये मिल गया, फेज और मैग्नीट्यूड की जानकारी मिल गई। दूसरा पॉइंट यानी कि phi-m की जानकारी मिल गई, IM की। अच्छा, I0 जो होगा वो कितना होगा, वो होगा तुम्हारा IM प्लस IC, देख सकते हो यहाँ से करंट डिवीजन रूल, I0 इक्वल टू IC प्लस IM, यही मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। ये चीज बता दी है, ओके। और इन दोनों के बीच की जानकारी यानी कि IM और IC की, तो भाई IC जो होगा वो 90 डिग्री लीड करेगा IM को। ये हम लोग पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो IC होता है वो अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट जो है वो 90 डिग्री लीडिंग होती है एज कम्पेयर टू मैग्नेटाइजिंग, यानी कि इंडक्टर से पास होने वाली। IM क्या है, इंडक्टर से पास होने वाली, इंडक्टिव करंट है। तो इंडक्टिव करंट जो होती है वो 90 डिग्री लैग करती है। IC क्या है, IC है तुम्हारी रेजिस्टिव करंट, रेजिस्टिव करंट। तो रेजिस्टिव करंट से जो इंडक्टर में जो करंट जा रही है वो जो पास होगी, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, और IC जो होगी वो 90 डिग्री लीड करेगी। यहाँ पे IC कैपेसिटर करंट नहीं है, याद रखना, कोर लॉस की कंपोनेंट यानी कि रेजिस्टिव करंट है ये, ठीक। तो IC जो है रेजिस्टिव करंट है और वो 90 डिग्री लीड कर रही है IM से, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, यानी कि हमने क्या क्या चीजें कर ली हैं, हम लोगों ने ये कर लिया, देन IC को कनेक्ट कर दिया है, I0 को कर दिया है, और I1 अभी रह गया, ठीक। ये सारी चीजें हमने कनेक्ट कर ली। I1 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट I1 जो होगा वो, क्योंकि I1 होता है I1 डैश प्लस
आई नॉट होता है, और ये तुम्हारा कितना है, 0 है, तो यानी कि I1 कितना हो गया, आई नॉट के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो, अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे केवीएल पहले वाले लूप में। अगर आप पहले वाले लूप में केवीएल लगाते हो, ये जो वोल्टेज है वही सेम वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, यहाँ के अक्रॉस E1 का सेम वोल्टेज यहाँ पे आएगा। तो अगर हम केवीएल लगाएंगे तो इस लूप में लगा दें, बात एक ही है। तो अगर केवीएल आप लगाओगे तो केवीएल लूप 1 से, यानी कि लूप 1 वाला केवीएल जब लगाएंगे तो V1 प्लस E1 इक्वल टू आई नॉट R1 प्लस जे आई नॉट XL1। ठीक, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ से ये आ रहा है सिंपल सा। ठीक, अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है, क्योंकि आई नॉट की जो वैल्यू है ये क्या है, 2 to 6% होती है आई फुल लोड के। यानी कितना हुआ, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ही वेरी लो करंट, बहुत ही ज्यादा लो करंट होती है नो लोड करंट। ठीक, तो नो लोड करंट क्योंकि बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या दिखा रहा है, ये बेसिकली है वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू वी ड्रॉप ड्यू टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस था। और ये क्या चीज है, ये दिखा रहा है वी ड्रॉप ड्यू टू लीकेज, लीकेज कारण। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो वोल्टेज ड्रॉप हैं, क्योंकि करंट बहुत कम है, तो आई नॉट R1 की जो वैल्यू होगी और आई नॉट JXL1 की जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट जीरो होगी, यानी कि नेग्लिजिबल होगी। यानी कि इन दोनों की जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, क्योंकि वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी हम लोग जानते हैं 0.01 समथिंग होता है। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्योंकि बहुत कम है और करंट की वैल्यू बहुत कम है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि जो लीकेज होगा और जो रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा वाइंडिंग में, वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल। क्योंकि नो लोड है, ध्यान रखना, नो लोड लिया हुआ है इसलिए ऐसा है। अगर लोड फुल होता तो ऐसा नहीं होता, तब फुल लोड करंट फ्लो कर रही होती ना, I1 डैश फ्लो हो रही होती, जो कि फुल लोड करंट है। तो इसकी वजह से I1 की जो वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है। पर क्योंकि यहाँ पे आई नॉट फ्लो कर रही है, आई नॉट बहुत कम है, 2 to 6%, तो इसलिए नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप होगा। और नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप है तो हम ये कह सकते हैं, यानी कि ये इसकी जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना है, 0 है। अगर ये 0 है तो सिंपल सी चीज है, यहां से क्या चीज निकाल सकते हो कि V1 प्लस E1 इक्वल टू 0। और अगर ये 0 है तो यहां से क्या कह सकते हैं कि V1 इक्वल टू माइनस का E1, जैसा कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर निकाला था बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, लेकिन एजम्पशंस याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एजम्पशंस याद रखना। ये तुम लिखोगे, अगर कॉपी में आपने एजम्पशन ये नहीं लिखा तो गलत आंसर आ जाएगा, फेजर डायग्राम गलत बना दोगे। ठीक, तो जब भी आप फेजर डायग्राम प्रैक्टिकल ट्रांसफर विद नो लोड लगा रहे हो तो ये एजम्पशंस आपको लिखने जरूरी हैं, कि हम ये मान रहे हैं कि जो नो लोड करंट है वो 2 to 6% होती है फुल लोड के, जो कि बहुत कम है। इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड वाइंडिंग लीकेज ये नेग्लिजिबल होंगे, एंड इन दैट केस V1 इक्वल टू माइनस का E1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई। ओके, नाउ अब हमने क्या क्या कनेक्ट कर लिया है, इसको मार्क कर लेते हैं। तो भाई हमने V1 कनेक्ट कर दिया E1 से, और φm कर दिया, ये सारे कर दिए थे, I1 को भी कनेक्ट कर दिया है। अब आता है E2 और V2। ठीक है, E2 और V2 कनेक्ट करते हैं। E2 और V2 क्या पॉइंट था, तो भाई देखो E2 जो होगा यहाँ पे आपका E2 E1 और E2 ये क्या होंगे, दोनों दोनों क्योंकि इंड्यूस्ड हो रहे थे तो 90 डिग्री लैग करेंगे φm से। ठीक है, और क्योंकि E1, एक और पॉइंट, E1 छोटा होगा E2 से, क्योंकि हमने क्या लिया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लिया है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लिया है। ठीक, और एक और पॉइंट, जो E2 होगा वो इक्वल होगा V2 के। जब आप यहाँ पे KVL लगा लो सिंपल सा, तो E2 इक्वल टू V2, अगर यहाँ पे यानी कि इस पर्टिकुलर में KVL लगाओगे तो E2 इक्वल टू V2 निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया E2 इक्वल टू V2। सही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, यहां तक कि कोई डाउट इसमें नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। तो 6 पॉइंट आ जाते हैं हमारे पास, सॉरी 5th पॉइंट आ जाते हैं, जो कि क्या है, रेफरेंस सेलेक्ट करना। रेफरेंस हर बार मैंने φm लेना है, तो रेफरेंस मैंने φm लेना है। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है, सेकंड लास्ट 6th पॉइंट, यानी कि फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो कनेक्ट दी डॉट, कनेक्ट दी डॉट्स, यानी कि जो अभी तक मैंने सिखाया है सब कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाना है φm। मैंने बताया इस φm के लिए, φm कहाँ से आएगा, इसके लिए हमें मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए। और इस बार मैग्नेटाइजिंग करंट जो कि वो छोटी मोटी नहीं होगी, काफी ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ होगी आइडियल के मुकाबले, तो थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं। ये हो गया IM। आइडियल में मैग्नेटाइजिंग करंट समथिंग यहाँ थी, नेग्लिजिबल अमाउंट करंट थी, पर क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा फ्लो होगी। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। तो कहाँ पे लिखे थे, ये रहा पॉइंट। ठीक, तो हमने सबसे पहले ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया, φm IM के साथ सेम फेज में बना दिया और IM को छोटा बनाया φm से। ठीक, दूसरा पॉइंट I नॉट इक्वल टू IM प्लस IC, और तीसरा पॉइंट क्या, IC लीड करेगा 90 डिग्री IM को। ठीक, तो बस भाई तुमने ये बना दिया। अब ये हो गया, IM से IC जो 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो 90 डिग्री लीड क्या मतलब हुआ, ये वाला पॉइंट हो गया। लैग करता तो नीचे आता, लीड करता तो ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा IC।
ठीक है, कोर लॉस कंपोनेंट, और 90 डिग्री लीड कर रहा है। और एक पॉइंट हमने और सीखा था यहाँ पे कि आई नॉट जो होगा वो आई नॉट जो होगा वो आई एम प्लस आईसी होता है। ठीक, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, आईसी का रिजल्टेंट और आई एम का रिजल्टेंट, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आई नॉट। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये आई नॉट बन गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या क्या चीजें मार्क कर ली, हमने ठीक है ये भी मार्क कर लिया, आई नॉट भी मार्क कर लिया, आई सी भी मार्क कर लिया। ठीक, 3 पॉइंट यहाँ क्लियर हो गए। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमने क्या करा है, अब आई वन इक्वल टू आई वन डैश प्लस आई नॉट होता है, क्योंकि 0 है तो आई वन इक्वल टू आई नॉट, ये भी मार्क कर लो भैया। तो आई वन इक्वल टू आई नॉट। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हैं बस उन्हीं को यहाँ पे ड्रॉ करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट V1 वाला है, पर V1 वाला आप सबसे लास्ट में बनाओगे। एक चीज याद रखना, एक टिप दे रहा हूं आपको, V1 को सबसे लास्ट में ड्रॉ करना है, उससे पहले सारे पॉइंट ड्रॉ कर लेने। V1 हमेशा लास्ट में ड्रॉ करा जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले वाले पॉइंट क्या थे, E1 E2 90 डिग्री लैग करेंगे 5M से, ठीक है, इसको ड्रॉ कर देते हैं, मार्क कर लेते हैं। E1 एंड E2 दोनों 90 डिग्री लैग करेंगे, पर क्योंकि मैंने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लिया तो E2 की वैल्यू ज्यादा है, तो E2 की वैल्यू ज्यादा कर देते हैं थोड़ी सी। दिस वन इज E2 और E1 E2 क्या है 90 डिग्री, देखो क्या है 90 डिग्री लैग कर रहे हैं 5M से, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आगे पॉइंट नेक्स्ट, ये हो गया E2 इक्वल टू V2 दे रखा है, सिंपल सी बात है, क्योंकि नो लोड करंट फ्लो कर रहा है किसी भी तरीके का, क्योंकि करंट नहीं फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा R और X का, यानी कि लीकेज वाला, ठीक है। तो यानी कि ये किसके बराबर आ जाएगा, E2 इक्वल टू V2। यहां तक का डायग्राम में कोई डाउट नहीं, ठीक। नाउ अब हम ड्रॉ करेंगे V1। सारी चीजें हमने देखो ड्रॉ कर ली हैं, इनको मार्क कर दो भाई, ये भी कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये तीनों भी हो गए थे। नाउ अब जो मेन पॉइंट बचता है वो बचता है ये, हमने ये पहला वाला भी ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला पॉइंट बचा रह गया सबसे लास्ट में, याद रखना टिप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट में आप V1 ड्रॉ करोगे तो V1 इक्वल टू ये सब था, इसको जब सॉल्व करा तो V1 इक्वल टू माइनस का E1 निकल गया। अब देखो E1 कहाँ है, नीचे है, E1 नीचे है, तो माइनस का E1 कहाँ होगा, माइनस का E1 ऊपर जाएगा, तो भाई माइनस का E1 ये आएगा, कुछ माइनस E1 आ गया। ये जो V1 है इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या होगा, माइनस का E1 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब माइनस का E1 आ गया, ये किसके बराबर है भाई, तो दिस वन इज इक्वल टू V1, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी कि ये जो तुमने बनाया है इसको यहाँ पे मार्क कर लो, दिस वन इज V1। क्लियर हो गया। तो V1 बनाना कैसे है, E1 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस E1, भाई ऊपर किसी चीज को ले जाओगे, अगर यहाँ पे कोई चीज माइनस, यहाँ पे कोई चीज +5 है, तो जब इसे ऊपर यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाओगे तो कितनी हो जाएगी, वो -5 हो जाएगी। और कोई चीज अगर ऊपर +5 है उसे नीचे ले आओगे तो वो -5 हो जाएगी। तो बिल्कुल वही चीज है। तो क्योंकि हमने क्या करा, नीचे अगर E1 था तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज अगर ले जाएंगे इसे तो माइनस का E1 हो जाएगा। तो -E1 अगर जैसे अगर E1 इधर है तो -E1 किधर होगा, -E1 इधर ड्रॉ होगा, बस वही चीज हमने यहाँ पे करी है। तो V1 नीचे है तो -E1 ऊपर है, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम। बहुत अच्छे से इसको देख लो, आंखों में बसा लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हो गया आपका ये पूरा फेजर डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नो लोड है। नो लोड लेने से बहुत कुछ अफेक्ट हुआ है, आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग लोड डाल के देखेंगे और तब देखेंगे फेजर डायग्राम कैसा बनता है, ठीक है। नाउ एक पॉइंट स्टेप अब भी रह गया, 7वां स्टेप एंगल मार्क करने हैं। तो एंगल देखो फटाफट मार्क कर लो। एक पर्टिकुलर एंगल ये होगा, ये मैं बता चुका हूँ, होगा अल्फा हिस्टैरिसीस एंगल, ठीक है, नो लोड करंट और IM के बीच का एंगल होता है। एंड I1 और V1 के बीच का एक एंगल होगा, वो हम लोग यहाँ पे मार्क करे थे, वो होगा θ1, यानी कि पावर फैक्टर एंगल एट प्राइमरी साइड, ठीक है। देखो जब तुमने आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाया था आइडियल का, तो उसके अंदर क्योंकि केवल मैग्नेटाइजिंग करंट थी, IC नहीं थी, तो इसीलिए रिजल्टेंट जो फेज एंगल था पावर फैक्टर का, प्राइमरी का फेज एंगल वो 90 डिग्री था। ये कितना था, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखो जब तुमने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का बनाया तो यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से कम है। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई। तो ये आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम हो गया है। अब यहाँ तक जितना भी चीजें सीखी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है जो अभी भी अनसॉल्व्ड है, कि पोलैरिटी यहाँ पे इस तरीके से क्यों मार्क की गई। समझ में आ रहा है। तो पोलैरिटी यहाँ पे इस तरीके से क्यों मार्क की गई है, और पोलैरिटी के हिसाब से डायग्राम बना दिया गया है, पर पोलैरिटी ऐसे क्यों मार्क करी, कन्वेंशन 1 और कन्वेंशन 2 क्या है, और कैसे अगर हम लोग पोलैरिटी, जैसा कि हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट जनरली पढ़ते आए हैं, मैंने अपने पुराने लेक्चर में जो पोलैरिटी मार्क की थी, वैसी पोलैरिटी अगर मार्क कर देंगे तो फेजर डायग्राम पे क्या असर पड़ेगा, और
पोलैरिटी के चेंज या पोलैरिटी की मार्किंग से फेजर डायग्राम का क्या रिलेशन है, इन सब के लिए आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और उस लेक्चर में के लिए मैं आपको मतलब बहुत जल्दी वो लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा। सबसे पहले अब ये सब खत्म करते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, तो व्हाट यू हैव लर्न, फेजर डायग्राम वाले जो लेक्चर था, ये वाला फेजर डायग्राम, इसके अंदर कनेक्ट द डॉट वाला हिसाब है। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने 7 स्टेप्स सीखे, 7 स्टेप्स टू ड्रॉ फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम को मैंने 7 स्टेप बताए, कौन कौन से। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंडीशंस लिखनी है, कंडीशंस। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप आपको कंडीशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसकी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। थर्ड स्टेप पैरामीटर्स लिखने हैं, पैरामीटर्स लिखने हैं। फोर्थ स्टेप रिलेशनशिप लिखना है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप आपको क्या करना है, फिफ्थ स्टेप आपको रेफरेंस सेलेक्ट करना है। सिक्स्थ स्टेप क्या करना है, सिक्स्थ स्टेप में आपको कनेक्ट द डॉट यानी कि डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम या ड्रॉ कर रहा लिख देता हूं, डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड सेवंथ स्टेप में एंगल मार्क करने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने क्या करा, आइडियल ट्रांसफार्मर का ड्रॉ करा, आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड, ये हमने ड्रॉ करा। और हमने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करा एट नो लोड, ठीक है। ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर में सीखी, ठीक। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और ये लेक्चर को भी ध्यान से करना। अब आप किसी भी बुक से डायग्राम बना के देख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इस सीरीज में जुड़े रहना। अगर ये इसमें फिर भी आपको कोई डाउट है इस लेक्चर के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही तब भी बता सकते हैं। अगर ये स्टेप्स 7 स्टेप जो मैंने अपनी तरीके से, ये आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ये मेरे अपने बनाए हुए स्टेप्स हैं। अगर आपको इस स्टेप्स में हेल्पफुल रहे, ये स्टेप से आप कोई भी फेजर डायग्राम बनाने में आपको हेल्प मिल रही, तो आप मुझे जरूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस लेक्चर को सुनने से पहले आप पुराने लेक्चर जरूर देख लें, वरना आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।